हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो बच्चों, आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है। तो बच्चों, अगर आप पिछला वीडियोस मेरा नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए प्लीज़, जिससे आपको बेसिक ऑफ गॉस लॉ पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो हमने डिराइव किया था दैट साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। दिस इज़ ई डी एस कॉस थीटा एंड दिस इज़ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब भी हम लोग कोई भी थ्योरम पढ़ते हैं तो उस थ्योरम का एप्लीकेशन भी सीखते हैं। ठीक है। जैसे बचपन से आप बहुत सारे थ्योरम पढ़ते आए होंगे, बहुत सारे फार्मूलाज पढ़ते आए होंगे, तो उन सारे फार्मूलाज और थ्योरम्स को अप्लाई करने भी आना चाहिए। ठीक है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको एप्लीकेशन आना चाहिए। और गॉस लॉ का एप्लीकेशन तो आना ही चाहिए आपको, अगर आप साइंस और फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं तो देखिए गॉस लॉ का अप्लाई हम लोग कैसे करते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि गॉस लॉ जो है वो फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस निकालने के लिए यूज़ होता है। और हमने क्या बताया था आपको, फ्लक्स जो है वो हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। और इसी को क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही हमारा इतना के बराबर आया था, हमने पिछले वीडियोज़ में प्रूफ किया था। ठीक है। तो क्या ये केवल फ्लक्स निकालने के लिए ही यूज़ होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। गॉस लॉ को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पर निकालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला से हर तरह के सरफेस के लिए फील्ड निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो गॉस लॉ को यूज़ करते हुए हम लोग किसी भी तरह के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है। तो एक चीज़ तो आप जान रहे हैं कि हम लोग फ्लक्स का वैल्यू पता कर सकते हैं, एक चीज़ ये भी जान रहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज इसमें किसी भी सरफेस में नेट चार्ज वो कितना अपने अंदर रखा हुआ है ये तो हम जान ही रहे हैं। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, ये भी हम जान रहे हैं। ठीक है ना। डी एस क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, ये भी हमको पता है। लेकिन ये नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितने होंगे। ठीक है ना। या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। ठीक है। दिस वी डोंट नो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग गॉस लॉ यूज़ करते हैं। एक और छोटा सा बात आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी क्लोज सरफेस में, चाहे वो कैसा भी सरफेस हो, आर्बिट्ररी शेप का, इसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं, फ्लक्स केवल उतने ही चार्जेस का होगा। ठीक है। अगर हम इसके बाहर वाले चार्जेस को कंसिडर करें, सपोज इसके बाहर भी कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इस बाहर वाले चार्ज के कारण इसके अंदर में जो सरफेस पे जो फ्लक्स होगा, टोटल सरफेस का, इनक्लोज का जो फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा। यानी बाहर वाले चार्जेस के कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा बॉडी के ऊपर। फ्लक्स जब भी होगा तो वो किसके कारण होगा? सिर्फ और सिर्फ इंटरनल चार्जेस के कारण होंगे, जो चार्जेस अंदर में हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग एप्लीकेशन सीखते हैं। सबसे पहले हमें एक गॉसियन सरफेस चूज़ करना होता है। ठीक है ना। यहाँ पर एक वर्ड देखिए हमने लिखा हुआ है सिमेट्रिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है। गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद हम एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल भी डिटरमाइन करेंगे। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q। ठीक है। और ये पॉइंट चार्ज अभी ओपन स्पेस में है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करना है। तो हम पहला स्टेप क्या ले रहे हैं, हम इसके लिए एक गॉसियन सरफेस चूज़ कर रहे हैं। लेकिन गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए, गॉसियन सरफेस ऐसा होता है कि जिस पर हर जगह का फील्ड का वैल्यू सेम होता है। ठीक है। हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था। तो अगर हर जगह फील्ड का वैल्यू सेम होगा, ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब जो भी हम सरफेस इस पर बनाएं, जो इसको इनक्लोज कर रहा है, वो सिमेट्रिकल हो। ठीक है। सिमेट्रिकल का मतलब सब तरफ से इक्वल हो, एक जैसा दिखने वाला। अगर यहाँ से कोई फील्ड लाइन निकल रहा है इस तरफ, यहाँ से कोई फील्ड लाइन निकल रहा है इस तरफ, यहाँ से कोई फील्ड लाइन निकल रहा है इस तरफ, इस तरफ, इन सारे फील्ड लाइंस का अगर आप लेंथ देखेंगे तो सारे का लेंथ बराबर है, अगर ये चार्ज इस सरफेस के सेंटर पे रखा हुआ है तो। ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या है कि आपको एक सिमेट्रिकल सरफेस चूज़ करना है डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज कन्फिगरेशन। अच्छा, बहुत के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर एक क्यूब भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है ना। सपोज़ मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है इस तरीके से,
और इस क्यूब के सेंटर में ये रखा हुआ है चार्ज। तो आप देखिए क्यू इस सेंटर से जो चार्ज डायरेक्टली ऊपर जाएगा इस सरफेस पे, उसका लेंथ कुछ और होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कॉर्नर पे जाएगा उसका लेंथ कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना। चूँकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का लेंथ सेम नहीं होगा तो उसका इंटेंसिटी भी सेम नहीं होगा। और गॉसियन सरफेस क्या होने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर सेम करना है तो सरफेस को सिमेट्रिकल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के सिमेट्रिकल सरफेस क्या बनाना है, हमको स्फीयर बनाना है, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा जो पॉइंट है कि अब हमको एंगल डिटरमाइन करना है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, दिस वन है ना, और एरिया वेक्टर क्या है, ये कौन सा, ये अगर छोटा सा हम पॉइंट लें तो दिस इज़ द एरिया एलिमेंट, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। देख पा रहे हैं आप, इस अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये जो टेंजेंट है वो एरिया एलिमेंट है, ठीक है ना, ds। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर इज़ द डायरेक्शन ऑफ एरिया। और डायरेक्शन ऑफ एरिया क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ एरिया हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा टू द सरफेस। तो अगर सरफेस इस तरीके से है तो डायरेक्शन ऑफ एरिया विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझ रहे हैं। तो इस केस में जो एंगल बन रहा है फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, क्योंकि दोनों पैरेलल है, सेम है। तो एंगल कितना बना, 0 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो रहा है आपको। पहले हमें एक सिमेट्रिकल सरफेस चूज़ करना है, ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट चार्ज कन्फिगरेशन वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्रिकल सरफेसेस। तो हमने आपको पॉइंट चार्ज के लिए एक स्फेरिकल सरफेस बताया कि स्फेयर एक सिमेट्रिकल सरफेस होगा पॉइंट चार्ज के लिए। और अगर इस चार्ज को हम इसके सेंटर पे रखेंगे तो हर जगह जो फील्ड का लेंथ है वो सेम होगा। चूँकि फील्ड का लेंथ सेम है तो हर जगह हर पॉइंट पर सरफेस के ऊपर जो इंटेंसिटी है वो भी सेम होगा, एंड दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। और दूसरा था क्या कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल डिटरमाइन करना। तो चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप इज़ द कैलकुलेशन ऑफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस का मतलब क्या हुआ, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पर, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा। तो अगर आप यहाँ पर 0 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, cos 0, और cos 0 का वैल्यू होता है 1, ठीक है ना। और इसमें से E जो है वो आपका कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हर जगह पे कांस्टेंट है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा बाहर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds, ठीक है। और क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, S रिप्रेजेंट व्हाट, S रिप्रेजेंट्स सरफेस एरिया। और स्फीयर का यहाँ पर हमने चूंकि स्फीयर लिया है सिमेट्रिकल सरफेस, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है E इंटू 4πr², इसका सरफेस एरिया होता है। और आगे में E है पहले से, तो ये हो गया E इंटू 4πr², ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर अगर हम कोई दूसरा सरफेस लेते, सपोज हम एक सिलेंडर लेते या हम क्यूबॉइड लेते, हम कुछ भी लेते, तो उसका सरफेस एरिया यहाँ पे लिखा जाता, ठीक है ना। सो दिस इज़ बेसिकली द कैलकुलेशन ऑफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। और ये कितना आ रहा है, E इंटू 4πr², ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट है कि आपको ये पता करना है कि सरफेस के अंदर में नेट चार्ज इनक्लोजिंग क्या है, ठीक है। चूँकि ये पॉइंट चार्ज है तो नेट चार्ज ये कितना इनक्लोज कर रहा है, तो नेट चार्ज इनक्लोज जो कर रहा है दैट इज़ Q। कितना इनक्लोज कर रहा है, Q इनक्लोज कर रहा है। अगर मान लीजिए ये लाइन चार्ज होता तो आप लाइन चार्ज कितना इनक्लोजिंग करता है, लाइन चार्ज के ऊपर टोटल चार्ज का वैल्यू कितना होता है, आप पिछले लेक्चर्स में मेरा देख सकते हैं, कितना होगा, लैम्डा इंटू एल, वेयर लैम्डा इज़ द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है तो नेट चार्ज कितना है, Q, ठीक है ना। अभी जो फोर्थ पॉइंट है वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या बोला हमें, गॉस लॉ ने बोला E डॉट डी एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस कॉस थीटा हम निकाल चुके हैं, और वो कितना आया है, वो आया है E इंटू 4πr²। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E इंटू 4πr², दिस विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इज़ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है।
अब हमें पता क्या करना था, हमें पता करना था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट एनी पर्टिकुलर रेडियल डिस्टेंस r, ठीक है ना। यहाँ पर r है आपका ये रेडियल डिस्टेंस, समझ पा रहे हैं। ये जो चारों पॉइंट्स है, ये चारों पॉइंट्स हर एक तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लगा सकते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू चूज अ सिमेट्रिकल सरफेस एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। द सेकेंड पॉइंट इज you have to calculate the value of closed integral of E dot ds. The third point is you have to determine the net charge enclosed by that surface. So whatever the type of charge distribution, depending upon that we are going to determine the net charge enclosed. And the fourth point is we have to apply Gauss law, and according to the mathematical calculations we have to find out the value of electric field. So this is the 4 points, and based on that we have calculated the value of electric field for a point charge. Here what we have taken a point charge, ठीक है। इसको आप नोट्स में मेंशन कर सकते हैं, और ये चारों पॉइंट्स आपके याद रखने के लिए है, और ये चारों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए ही हम लोग हर जगह एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कुछ और अलग तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उनके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा और उसका कैलकुलेशन कैसे होगा बाय एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ये भी हम लोग देखेंगे। टिल देन बच्चों, गुड बाय।